खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज दोपहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक झटका देने वाली रही। शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान चौंकाने वाला फैसला लेते हुए एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और बस फिर क्या था, एनसीपी में हड़कंप मच गया। एनसीपी के नेता चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या फिर जयंत पाटिल हो, उन्होंने कहा कि इस फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए शरद को। और वहीं अजीत पवार कहते हैं कि एक दिन तो ऐसा होना ही था, कोई भी अध्यक्ष होगा, लेकिन शरद पवार का संरक्षण तो रहने ही वाला है। वहीं अब इस फैसले पर कार्यकर्ता रोने लगे हैं। अगर अभी तक की स्थिति की बात करें तो कार्यकर्ता ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं और वही रहेंगे, जो वो फैसला लेंगे वही होगा, लेकिन वो अध्यक्ष पद पर ही रहने चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो एनसीपी के भविष्य को लेकर हो या महा विकास अघाड़ी को लेकर हो। क्या ये पवार की पावर दिखाने का समय है या तरीका भर है, या वाकई अब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है? अब इनमें यह भी सवाल है कि क्या अजीत पवार का नेतृत्व होगा या सुप्रिया सुले, जिन्हें शरद पवार लाना चाहते थे, वो आगे आएंगी, या फिर बाला साहेब ठाकरे की नीति पवार अपना रहे हैं? आज जवाब तो देना पड़ेगा। और चलिए अब स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान इस चर्चा पर जुड़ गए हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता, और मदन प्रजापत जी हैं, बीजेपी नेता। और सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका ही रुख करेंगे। जो भी आज इस्तीफे का ये पूरा घटनाक्रम रहा है, कांग्रेस का इस पर क्या प्रभाव? देखिए मेघा जी, जहां तक एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जी के इस्तीफे की पेशकश की बात है, तो निश्चित रूप से ये उनका ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और चूंकि एनसीपी यूपीए की घटक है, अलायंस पार्टनर है, और महाराष्ट्र के अंदर महा विकास अघाड़ी के नाम से हमने एक गठबंधन भी चलाया था, जो सरकार आपको पता दुर्भाग्य से उस वक्त गिर गई, उसका भी। और तो ये बिल्कुल उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, एक राजनीतिक दल। क्योंकि महा विकास अघाड़ी है तो ऐसे में प्रभाव तो कुछ तो पड़ेगा ही। नहीं, प्रभाव देखिए, आज चूंकि महा विकास अघाड़ी पावर में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई और शिवसेना के अंदर जो ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अजीत पवार जो है, कहीं ना कहीं उनका जो रुख था वो बीजेपी की तरफ नजर आ रहा था, इसीलिए ये मेरा सवाल है। मेघा जी देखिए, इसमें मैं आपको जैसा शुरू में भी मैंने बताया कि ये एनसीपी पार्टी का बिल्कुल ही नितांत ही निजी मामला है। राजनीतिक दल के रूप में उनके अंदर कौन अध्यक्ष होगा, किसको वो कमान देते हैं, क्या होगा, उनका फैसला वापस होगा नहीं होगा, वो तमाम चीजें हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक अलायंस पार्टनर के रूप में वो हमारे साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक इस देश के अंदर समक्ष जो भी हमारी चुनौतियां हैं, एक विपक्ष के रूप में जो चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, उसको हम एक संगठित विपक्ष के रूप में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से निपटने में सक्षम है। ठीक है, ये 2024 की तो बात करेंगे, लेकिन राजेंद्र जी देखिए, अगर अजीत पवार को लेकर सवाल इसलिए था, सुप्रिया सुले हो या फिर अजीत पवार हो, अगर कोई भी अध्यक्ष बनते हैं, अगर ये पूरी प्रक्रिया चलती है, इन दोनों में से कोई बनता है, कांग्रेस को ये कैसे देखती है, किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा, कौन ज्यादा सही रहेगा? क्योंकि अजीत पवार का देखें, जिस तरह के उनके बयान अभी हाल ही के दिनों में आए हैं, उसको देखते हुए क्या कांग्रेस वो गठबंधन एनसीपी के साथ में चालू रख पाएगी अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो? देखिए मेघा जी, ये तमाम जो कयास हैं वो भविष्य के गर्भ में है, और इनका तो फैसला आने वाले समय में ही होगा। और निश्चित रूप से जो पार्टी उनकी, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं, और भारत की राजनीति में उनके समकालीन नेता बहुत कम लोग हैं, और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी जिस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे एनसीपी को जिस तरीके से लिया, और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को जिस तरीके से लीड किया, और वहाँ पे सरकार भी बनी हमारी, वहाँ पे गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र
में बनी। तो निश्चित रूप से शरद पवार अभी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पार्टी के पद से हो रहा हूं, लेकिन उसके अलावा मैं सार्वजनिक जीवन में और सक्रिय राजनीति में रहूंगा, चुनाव सभा में रहूंगा। तो निश्चित रूप से पार्टी को, और वो एक मतलब एक मुखिया के रूप में या एक अभिभावक के रूप में जो भी उनका अध्यक्ष बनेगा, आप जितने भी सीनियर लीडर हैं उनमें से कोई भी बन सकता है। जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें बहुत कुछ इस वक्त घट रहा है। एकनाथ शिंदे भी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं बीजेपी से। अब ये जो अगर एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ है शरद पवार का, इसका किसी तरह से प्रभाव नजर आता है बीजेपी पर? बीजेपी इस पर कुछ रिएक्ट करेगी? मेघा जी, ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है और रहा बीजेपी पे किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं आएगा। हमारी सरकार जो है शिवसेना के साथ में मिला के जो कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो इसका किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती है, जो परिवारवाद की पार्टियाँ होती है, उसमें जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो इस तरीके की चीज़ें होती है। जैसे सुप्रिया जी अलग अध्यक्ष बनना चाहती है, अजीत पवार जी अलग अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आपने इससे पहले शिवसेना में भी देखा होगा। इसी तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव के साथ में शिवपाल और उनके साथ में भी आपने देखा होगा। तो ये स्थितियां इनकी अपना फायदा देखती है ना सर, ये बीजेपी तो फायदा हमेशा देखती है। देखिए, उसमें हमारा क्या फायदा होगा? फायदा या नुकसान, हम पार्टी हैं, हमारी जो है पारिवारिक पार्टी तो है नहीं। हम तो संविधान है हमारा, उस संवैधानिक तरीके से अध्यक्ष बनाते हैं, संवैधानिक तरीके से परिवर्तन होते हैं, संवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तित होती है। तो वो सारी चीज़ें संवैधानिक। ये परिवारवाद की पार्टियां, इसमें कौन होगा? शिवसेना के टाइम पे आपने देखा होगा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अंदर इस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन शिवसेना से भी कभी आपका गठबंधन हुआ करता था महाराष्ट्र में, वो भी टूटा। जब हुआ तो टूटा, जब अलग विचारधारा उन्होंने अपनाई। हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे नहीं चले, अलग से विचारधारा अपनाई उन्होंने। जो जिसका विरोध बाला साहब करते थे, उस विरोध के बाद में वो वहां जाके गए तो उनकी अंदरूनी जो कल है, उनकी पार्टी जिस विचारधारा पे बनी थी, जो वहां पे लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया तो टूटा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ है? संदीप जी, संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, ये पूरा जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है, खासतौर पर जिस तरह से शरद पवार का इस्तीफा है, ये क्या कुछ संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में? क्योंकि शरद पवार पहले ये संकेत दे चुके थे कि रोटी को अगर पलटा नहीं जाए तो वो सही नहीं होता। तो क्या ये संकेत आने वाली सियासत के भी है? क्योंकि 2024 का समय, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों आ रहे हैं। देखिए मेघा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन हिंदुस्तान की राजनीति में जो सबसे गर्म मुद्दा है वो शरद पवार जी है। तो शरद पवार जी ने, मुझे लगता है, राइट टाइम पर एक ऐसा डिसीजन लिया। और मैं उनसे बड़ा जो पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं मानता। उन्होंने कांग्रेस सरकारों को भी चलवाया, अपने आप को कैसे स्थापित किया कांग्रेस से अलग होकर के, और समय समय पर उनकी राजनीति, उनकी कूटनीति, उनकी सोच समझ देखने को मिली। और यहाँ पे हमें इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक तरफ, जैसे कई स्टेट्स में आपने देखा, अभी हमारे बीजेपी के साथियों ने जिक्र भी किया, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जब उनमें जो, मैं तो इसको पगड़ी बदलना कहूंगा, पगड़ी पहनाने की रस्म होती है कि अब किसको जिम्मेदारी दी जाए। तो आपने देखा, लेकिन ये संदीप जी, क्या लेकिन वाकई में ये जिम्मेदारी देने की बात है कि सिर्फ, जो एक स्टार्टिंग में सवाल मेरा था भी कि पवार जो है वो अपनी पावर दिखा रहे हैं, या वाकई में अब वो अपनी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, या कोई प्रेशर है, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं बाला साहब ठाकरे की तरह, जैसे वो दिखाया करते थे जब अंदरूनी तौर पर उनको लगता था कि कई विधायक ये कह रहे हैं या विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा बाला साहब ठाकरे को नहीं करना चाहिए, तो तब वो अक्सर ये करते थे कि वो कहते थे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता हूं। तब वो एकजुटता नजर आती थी कार्यकर्ता की, हर किसी की, कि नहीं, जो बाला साहब ठाकरे कहेंगे वही होगा। तो क्या वो उसी तरह की चीज नजर आ रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो पावर दिखा रहे हैं। देखिए, शरद पवार बिना पावर दिखाए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में अगर पावर है, अगर संगठन का समर्थन है, अगर पब्लिक का समर्थन उस व्यक्ति के साथ है, तभी वो पावर दिखा सकता है, तभी वो चीजें चेंज कर सकता है। अगर उनके पास पावर है, संगठन उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है, तभी वो सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना सकते हैं। अदरवाइज चीजें इस तरीके से आ जाती है कि संगठन फैसला करेगा, संगठन की मीटिंग होगी, उसमें नाम रखा जाएगा
उसमें अगर अजीत पवार भारी पड़ते हैं तो अजीत पवार बाजी मार के चले जाएंगे, प्रफुल्ल पटेल भारी पड़ते हैं वो बाजी मार जाएंगे, जयंत पाटिल भारी पड़ते हैं वो बाजी मार जाएंगे, दूसरे तमाम नेता। लेकिन जो मुखिया होता है और जिस तरीके से शरद पवार जी ने राजनीति की है, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़िया राजनीति करके दिखाई है। मैं मानता हूं कि वो अपनी पावर दिखा रहे हैं और संगठन उनको जिम्मेदारी देगा कि अगर आपने ये चीज सोच ली है, समझ ली है, तो हमें लगता है आपका जो फैसला होगा सही होगा। लेकिन अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी पार्टी आपको देगी। कार्यकर्ता कहेंगे कि जिसके सर पे आप हाथ रखोगे वही हमारा। तो संदीप जी ये तो माने कि अध्यक्ष पद से अगर इस्तीफा उन्होंने दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है और इसके बाद वो अपनी जो मन पसंद जी देखिए बहुत सोच समझ कर, ये चीजें राजनीति में कोई भी चीज एक दिन में डिसाइड नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। मैं आपको बता दूं, मैं तो राज्यपाल के साथ काम किया हूं, राज्यपाल का मैं सलाहकार था। एक फैसले के लिए बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है। राजनीति में जैसे दिखता है लोगों को कि नेता आया, उसने कुछ बोल दिया, चला गया। मैं कहता हूं जो पॉलिटिशियन कहीं आते हैं, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, एक महीने पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो ये बड़ी लंबी सोची समझी रणनीति के तहत। ठीक है संदीप जी, तो ये मान ले कि ये इस्तीफा वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि कार्यकर्ता जो जैसे अभी दिख रहे हैं उस तरह की स्थिति में तो कार्यकर्ता चाहे वो उनकी गाड़ी के आगे लेट रहे हो, रो रहे हो, या फिर उस ऑफिस के आगे हैं, वो सुप्रिया सुले को रोके हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं जा सकते आपको वो जो शरद पवार है वो इस्तीफा वापस ले। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर केवल पावर दिखाने का है तो वो वापस इस्तीफा ले भी सकते हैं। अगर उन्हें कुछ लोगों को जिन्हें पार्टी में घमंड हो जाता है या जिनका सर ऊंचा हो जाता है या जिन लोगों को ये लगता है कि पार्टी में अब मैं सब कुछ हूं, मैं पार्टी का मुखिया होना चाहिए, तो वो ये दिखाकर अपनी झूके तो अपने अध्यक्ष के पद पर बने भी रह सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि मुझे पावर भी दिखानी है, जिसको मैं चाहूंगा वही पार्टी का अध्यक्ष होगा, कोई समझता रहे गलतफहमी में जीता रहे, वो नहीं हो सकता, तो अध्यक्ष चेंज भी हो सकता है। आज की तारीख में दोनों चित भी और पट भी पवार साहब के हाथ में। बिल्कुल, और शायद ये जरूरत भी लगी थी। जिस तरह से अजीत पवार अभी थोड़ा सा नाराज चल रहे थे या थोड़े से जो उनके बयान थे, उनमें से एक बयान अगर मैं बताऊं तो उस बयान में ये था, उन्होंने कहा था कि जैसे राज ठाकरे ने अपने चाचा का ध्यान रखा था वैसे ही मैं भी ध्यान रखूंगा। ये कहीं ना कहीं इसलिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि राज ठाकरे अपने चाचा से, बाला साहब ठाकरे से अलग हो गए थे, नाराज होकर अलग पार्टी बना ली थी, तो वो संकेत कहीं ना कहीं राजनीति में नजर आ रहे थे। तो शायद ये हो सकता है। राजेंद्र मेघवाल जी, अब क्योंकि शरद पवार पहले जब जेपीसी की मांग आप लोग कर रहे थे तब उन्होंने इस मांग को नहीं सही जायज ठहराया, उन्होंने साथ नहीं दिया। अब जब अगर आगे 2024 के अगर चुनाव देखते हैं, लोकसभा चुनाव, अगर शरद पवार अध्यक्ष नहीं होते एनसीपी के, किस तरह का प्रभाव होगा? क्या वो विपक्ष एकजुट होगा? देखिए, विपक्ष एकजुट होना इस वक्त की मांग है, सबसे बड़ी मांग है। ये सिर्फ शरद पवार जी का मसला नहीं है, ये मसला पूरे देश का है, पूरे राज्यों का है, तमाम राज्यों में जहां पे भाजपा शासन में है, चाहे भाजपा विपक्ष में है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में है, चाहे आर्थिक असमानता की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, जिस तरीके से नफरत का माहौल फैला है, या जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और तमाम बातें जो 2014 में कही गई उसके बाद 2019 में वापस उनको रिपीट किया गया, तमाम चीज़ों के ऊपर जब बात है तो विपक्ष आज पूरी तरीके से, और जनता का भी मानस अब पूरी तरीके से बदलने लगा है। उनको लग रहा है तो विपक्ष की एकजुटता समय की मांग है। ये कोई अवसरवादी कोई बात नहीं है कि चूंकि किसी को सत्ता से हटाना है इसलिए इकट्ठा होना, नहीं। ये देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जो फैब्रिक है, जो लोकतंत्र है या संविधान है या संवैधानिक संस्थान है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो भारत है, जहां पे डेमोक्रेसी से चुनाव होते हैं। लेकिन आने कई जगह साथ नजर नहीं आता है ना। अब नहीं, देखिए, नजर नहीं आते, कभी शरद पवार नजर नहीं आए। मेघा जी, देखिए, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर कोई डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस को बातचीत से या अभिव्यक्ति से जाहिर किया जा सकता है। इसमें किसी को भी वो नहीं है। लेकिन जहां पर कैसे नजर आएगी? नहीं, विचारधारा तो होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए। आपको पता होगा शरद पवार जी को कांग्रेस छोटे हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब जब भी जरूरत पड़ी है, अलायंस की पड़ी है, आपको पता होगा यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में वो हमारे साथ थे, और उसके बाद में तमाम, और
जो भी उस वक्त भी, चाहे शुरुआत में 2004 के अंदर जिस तरीके की कटुता थी, लेकिन वो बाद में जाकर एक साथ बैठना और ये तमाम चीजें थी। तो हम राजनीति को निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक के चुनाव होते हैं, पूरा मेंबरशिप होती है। तो यहाँ पे मदन प्रजापति जी जरा हंस रहे हैं, कुछ भी मदन जी नहीं किया क्यों हंस जाता। रहे हैं आप? नहीं, देखिए राजेंद्र आर्य जी जो बोल रहे हैं वो बड़ी बातें कर रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं की बातें कर रहे हैं। अब इनको क्या है कि लोकतंत्र समझ में केवल राहुल गांधी के परिवार से आता है। ये सिर्फ गांधी परिवार को लोकतंत्र, राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाएं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाएं समझते हैं। अब देश में बदलाव हो गया है मेघा जी, देश लोकतांत्रिक संस्थाओं से और संवैधानिक संस्थाओं से चलेंगे। और देश में कह रहे हैं भय का माहौल ऐसा होता था मेघा जी, इस देश के अंदर कभी भी दंगे रुके नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति, अब अगर ये मेरे को सुनेंगे, मैंने इनको टोका नहीं है बीच में, सिर्फ एक बात कहना मैं टोका नहीं है। इन्होंने संविधान पे जो बात की ना, तो मैं सिर्फ इतना सा इनका ध्यान मेरी बात करना चाहूंगा। इनको एक मिनट आप बात कर लेना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, आईना देखना जरूरी है कि 26 नवंबर 1949 को जब इस देश ने संविधान को अंगीकार किया था, तब 89 जिलों के अंदर आरएसएस ने और उस वक्त की जनसंघ ने पूरे देश में, सुनिए मैं बात, मेरे को जवाब देखिए, मैं जवाब दूं, मैंने इनको टोका नहीं है, मैं बताता हूं ना। फिर अरे राजेंद्र आर्य जी ठंडा पानी पी के सुनो। मैं 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब के पुतले इन्होंने जलाए पूरे देश के अंदर और रामलीला मैदान के अंदर इन्होंने सभा की। तो आज ये कृपा करके बाबा साहब का नाम ना ले, क्योंकि संविधान अगर नहीं चला सकते तो आप कम से कम राजेंद्र जी आप एक बार सुन लीजिए, आप वो क्या कह रहे हैं चलाने वाले लोग। मदन जी बोलिए मदन जी। आपने शांतिपूर्वक पानी पी के सुने, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना आपको। सवाल ही नहीं है ना। सुनो, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर जितने लोगों को इन्होंने ईडी का बैच दिखा के आगे संविधान ये होता है सच, नहीं इस तरीके से सच सामने आता है। संविधान के लिए बात होगी, मैं बताता हूँ ना। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। आज मुझे एक बात बताइए, देश का गृह मंत्री मतलब बेंगलोर में जाके कहता है कि राजेंद्र जी, अब राजेंद्र जी एक बार उनको बोलने दीजिए। राजेंद्र जी आपने बोली, आपकी यही बात मैं कहने वाली थी, क्योंकि अजीत पवार जो है, अजीत पवार के लिए कहा गया, कई विधायकों को लेकर ये कहा गया एनसीपी में कि जो कई प्रेशर जो है वो संस्थाओं द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है। मदन जी जवाब दीजिए, एक सेकंड राजेंद्र जी जवाब देने दीजिए। राजेंद्र जी नहीं, रुक जाइए। आप एक तरफा डिबेट तोड़ना है सर, आप अकेले बोलते रहेंगे, दूसरे को तो बोलने दीजिए। मदन जी बोलिए सर, बस हो गया, आपका सुन ली, आपकी सुन ली सर, सुन ली आपकी बात सर, आपकी बात नहीं सर, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ठीक है, फिर आगे चले जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना डिबेट होगी। मदन जी बोलिए। देखिए मेघा जी, सच ऐसा ही होता है। जैसे ही मैंने बात करी संविधान की, मैं बता देता हूं ना, कौन संविधान की बात कर रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा 356 हटा के चुनी हुई सरकारों को निस्तो नाबूद किया गया, गिराया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो कांग्रेस के राज में लगाया गया। तो संविधान ये 356 का दुरुपयोग अगर हुआ, किसने किया? तो संविधान की प्रति इमरजेंसी लगाया, किसने लगाया? इमरजेंसी लगा के पत्रकारों को जेल में डूसा, नेताओं को जेल में डूसा, किसने किया? सुनेंगे नहीं, चुनाव आयोग पूरी तरीके से कब्जे में। ये चुनाव सच ऐसा ही होता है। सर देखिए, मुद्दा जो है वो एनसीपी से जुड़ा है, और दूसरा मुद्दा ये था कि क्योंकि आप महा विकास अघाड़ी से जुड़े हैं, इसीलिए बीजेपी, इसीलिए क्योंकि बीजेपी से लगातार अजीत पवार की नजदीकियां नजर आई। हम संविधान की बात करें, हम पिछले इतिहास में चले जाएं, उससे तो सर कुछ नहीं होता। मेघा जी इन्होंने इतनी बात करी है, सुनने के लिए तो बोलो उनको, मेरे को भी आता है। अगर आप वैसी बहस करवाना चाहते हैं तो मैं भी बोल सकता हूँ उनको भी। अब राजेंद्र जी, एक सेकंड, राजेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। खा गया और खाके जाएगा नहीं। एक जाति को जो गाड़ी देता है और कोर्ट उनको फैसला चुनाती है, तो उनको संविधान कोर्ट गिरा हुआ होता है। ठीक है, संदीप जी इस पूरे मामले में अगर अब आगे की स्थिति देखें, महाराष्ट्र में क्या नजर आती है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आएंगे अक्टूबर में, 2024 में विधानसभा के चुनाव है। ये धमकी होती है दलितों के लिए। संदीप जी को सुन लीजिए सर, और अगर पॉसिबल हो, आपको लगे कि आप दोनों बहस कर सकते हैं, तो मैं आप पे आ जाऊंगी, नहीं तो संदीप जी के पास ही रहेंगे। सर मदन जी आपके पास दोबारा आऊंगी। संदीप जी बोलिए। मेघा जी, जिस तरीके से आपने बताया, आने वाले समय में कई चुनाव लाइन अप हैं,
तो इस टाइम पे शरद पवार जी ने ये मैसेज अपनी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता को देने का कार्य किया है कि जो एनसीपी पार्टी है उसकी जो कमान है वो शरद पवार के हाथ में है, कोई दूसरा धड़ा पार्टी के अंदर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को, संगठन के लोगों को लामबंद किया है, तो अब वो या तो सुप्रिया सुले जी को जिम्मेदारी देंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उनके हिसाब से आगे के टिकट होंगे, कार्यकर्ताओं को कहां लामबंद होना है, किसके पीछे लाइन लगा के खड़ा होना है, वो चेहरा सुप्रिया सुले होंगी। और अगर दोबारा से वो अध्यक्ष के पद पर रहते हैं तो कहीं भी कार्यकर्ताओं को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे एक ही जगह हाजिरी लगानी है और वो है शरद पवार। ठीक है मदन जी, अब अपनी बात बोलिएगा। राजेंद्र जी रुक जाइए, अब आप उनको बोलने दीजिए। देखिए मेघा जी, ये तो इतनी देर तक बात थी शरद पवार जी की, संविधान हो गए, इन्होंने बोला आरोप लगा गया, आजकल ये आरोप लगा के निकल जाते हैं, सुनते नहीं है। मैं इनको ये कह रहे हैं तो मैं तो इनको यही समझा रहा हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे गुजरात में केस चला, वो एसआईटी की जांच के लिए गए, कौन सा कभी उन्होंने संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाया क्या? आज अगर राहुल गांधी से ईडी अगर पूछताछ करती है तो ये पूरा कुनबा लेके वहां पे धरने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वो है, अरे देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा। राहुल गांधी एक विशेष परिवार से, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। इनके राज्यसभा के सांसद ने कहा कि वो एक विशेष परिवार से इसलिए उनको राहत देनी थी, नहीं। अब इस देश में कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, संवैधानिक संस्थाओं का राज होगा। यहाँ पे आम आदमी के लिए भी वही कानून होगा और खास आदमी के लिए भी वही कानून होगा। शरद पवार के पास बहुत सारे हाल ही में नेता गए उनकी पार्टी के, और उन्होंने कहा कि बहुत सारा दबाव जो है ना इस तरह की संस्थाओं की तरफ से है और इसीलिए बीजेपी से बातचीत का दौर जारी है। पवार का जो अजीत पवार है उनका, मैं बताता हूं आपको, शरद पवार जी सुलझे हुए राजनेता है। उन्होंने ईडी पे उन्होंने इनके ऊपर जेपीसी की जांच हुई, इन्होंने साथ नहीं दिया। शरद पवार जी ने अडानी मामले के अंदर खुल के कह दिया कि रोज रोज अडानी मामले को इस तरीके से मत उठाओ, इनका साथ नहीं दिया। तो जो संवैधानिक संस्थाओं का, अगर अब ये बोलो जो सच से बोल जाए, जो कांग्रेस के हाँ में हाँ नहीं मिला है उस पर ईडी की कार्रवाई होगी, और जो इनके हाँ में हाँ मिला है, दिन में कह दे कि चंद्रमा उग रहा है, इनको कह दो हाँ है, तो राहुल गांधी को वो सब अच्छे लगते हैं, चाहे वो उसकी पार्टी के हो या पार्टी के बाहर के हो। और जो राहुल गांधी को सच से अवगत करा दे वो उनके सब दबाव के अंदर है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। जो उनका व्यक्तिगत मानना है कि अडानी पे जो है राहुल गांधी को बात नहीं करनी चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए, मुद्दा ही नहीं है। अब जो ठीक है मुद्दे पर आते हैं, ठीक है सर, वो उस मुद्दे से हटते हैं, ये मुद्दा ही नहीं है आज का। अब आज के मुद्दे की बात, ठीक है सर, सुन ली आपकी बात सुन ली। अब एक बात बता दीजिए, 2024 में विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, क्या बीजेपी एनसीपी से गठबंधन कर सकती है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ संसदीय दल फैसले लेता है, यहाँ सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। जो शीर्ष नेतृत्व और हमारा संसदीय दल बैठ के जो तय करेगा, उस समय की क्या परिस्थिति होगी मैं आज आपके चैनल पे नहीं बता सकता। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि हम एकनाथ शिंदे जी के साथ में सरकार में है और सरकार वहां शिवसेना जो है उसके साथ में सरकार हम चला रहे हैं। उन्हीं परिस्थितियों को देख के संभावनाएं तो नजर आ सकती है, उस पर हाँ या ना कर सकते हैं। देखिए, ये राजनीति के अंदर संभावनाएं कुछ भी नहीं होती है, विषयगेल परिस्थितियां होती है, उस टाइम की जो परिस्थितियां होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, जो गठबंधन अभी चल रहा है वो गठबंधन आपको ऐसे कैसे रहेगा। मैं ठीक है राजेंद्र जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट है कि अगर महाविकास आघाड़ी एक बार फिर से 2024 में आता है, मुख्यमंत्री किसका होगा और क्या ये महाविकास आघाड़ी नजर आएगा नेक्स्ट विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में? देखिए मेघा जी, जहां तक निश्चित बात है कि महाविकास आघाड़ी, अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शिवसेना वाले प्रकरण पे आने वाला है और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन इंटैक्ट है, महाविकास आघाड़ी। और निश्चित रूप से, और हाँ, शरद पवार जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जिस तरीके से केंद्र, जैसे एकनाथ शिंदे के प्रकरण की भी बात हो, जिस तरीके से उन्होंने ईडी के दबाव में, इनकम टैक्स के दबाव में, सीबीआई के दबाव में जिस तरीके से पाले बदलवाए या पार्टियां तुड़वाई, सुनिए, सुन लीजिए, अभी खुद बोला है मेघा जी ने खुद बोला है कि राजनीति जो बीजेपी कर रही है, अगर ये जितने मामले हैं जो बीजेपी में शामिल है ना, उसके तमाम ईडी के मामले बंद कर रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। आप सभी का इस चर्चा का भाग बनने के लिए, क्योंकि लगातार अभी सिर्फ रोटी पलटी है, लेकिन क्या वाकई में ये रोटी सेकी जा रही है या सिर्फ पलटी ही गई है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।